गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो आपका है सोशल साइंस। और सोशल साइंस में एक बड़ा ही अजीबो गरीब मुहिम था जहां पे हम करवाने वाले हैं या फिर करवा रहे हैं सर, करवाने वाले नहीं है, हम करवा रहे हैं टॉप 120। कितना? टॉप 120 सब्जेक्टिव, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है। और थोड़ी सी सर ठंडा बढ़ गया तो मामला तुम लोग समझ ये सकता है, ठीक है। तो हमें कितना है सर, टोटल 120 गो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जहां पे आज हमारा कैमा क्लास है तो ये 8वां क्लास है, ठीक है। यानी पिछले 7 क्लास हम ले चुके हैं। अगर आप पिछले 7 क्लास नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पिछले सभी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है सर, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा। देखो सबसे पहली बात है सर, थोड़ी सी सुधर का नहीं रहा, अरे माइक की का है ना सुधर रहा है ना। अब देखो सर, थोड़ी से हम लोग आते हैं अपनी सवाल की तरफ, क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल है ना वो आपके दिल की धड़कन को ना दम समझ ही होगा क्या कर देगा, ये जान ले लेगा सर। आज की सवाल आपको देखो कहता है क्या, पहला नंबर सवाल। और आज की क्लास, आज की हमारा जो क्वेश्चंस होगा ना वो 53 से शुरू होगा। यानी पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक किए थे। पिछले 7 क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 7 क्लास का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। और अब की बार हमारा और आपका और आपकी मम्मी पापा की जो सपना है सर, उस सपना को करना है साकार, और आज की क्लास को कर देना है पहले धुआं धुआं। विशेष बातें हम करते रहेंगे सर, लेकिन आइएगा हम लोग क्लास को देखते हैं। कहता है क्या सर कि ये 53 नंबर है, कहता है भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं स्पष्ट कीजिए। अच्छा, कहता है भारत में किस प्रकार से जातिगत असमानताएं हैं, जातिगत भेदभाव हैं। आज के डेट में सर जो भारत में है ना वो बहुत ही मतलब जातिगत की अगर कहेगा ना तो उच्च जाति के लोग जो है ना वो निम्न जाति, नीचे वाले अति पिछड़े जाति लोग को देखना नहीं चाहता है, और अति पिछड़े जाति वाले लोग उच्च वर्ग के जाति को देखना नहीं चाहता है सर। तो ये भारत जो है ना सर, वो भारत में जाति के लेकर के ना बहुत बड़ा हमेशा विवाद रहता है सर, ठीक है। आ जाना तो हम लोग छोड़िए सर, इस पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे वरना तुम भी कहोगे मास्टर वो तो जातिगत करने लगा। आना कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करने, काहे नहीं सुधर रहा है। कहता है ना सर कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से उच्च तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। कहता है क्या सर कि पूरा भारतीय समाज जो है ना, वो पूरा भारतीय समाज जो है वो 2 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। कौन कौन भाग सर? तो कहता है भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। कौन कौन जाति में? ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। राजनीतिक में सत्ता आज भी ऊंची जातियों के हाथों में है। अब देखो सर, राजनीतिक में जाओगे तो अभी भी जो है सर सत्ता जो है वो उच्च जाति के ही लोग के पास है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग मतलब पिछड़े जाति लोगों की जनसंख्या उतना नहीं है, और उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से पिछड़ी जातियों को लोग कोई देखना नहीं चाहता है। अगर पिछड़े जाति अगर कोई नेता है तो वो दबे रह जाते हैं, ठीक है। आना तो यहाँ पे क्या बोलता है सर कि भारतीय समाज एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना और क्वेश्चन पे खुल के बार करना सर। कहता है सर क्या कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। कौन कौन जाति में? ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। फिर कहता है राजनीतिक में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथों में है। राजनीतिक में आज भी जो सत्ता है वो ऊंचे जातियों के पास है, ठीक है। फिर बोलता है ऊंची जातियां शुरू से ही सुविधा संपन्न रहे हैं। मतलब ऊंची जातियां के जो लोग हैं ना सर, वो शुरू से ही सुविधा के लिए एकदम संपन्न रहा है, ठीक है। एकदम वो शुरू से ही मतलब रहा है, ठीक है। आना फिर कहता है सर कि खास तौर पर दलित जातियां सत्ता से हमेशा दूर रहा है। खास तौर पर जो दलित जातियां हैं वो सत्ता से हमेशा क्या रहा, दूर रहा। फिर कहता है सर क्या कि इस प्रकार भारत में पूर्ण रूप से जातिगत असमानताएं हैं। कहेगा जातिगत असमानताएं कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा जब भारत में जातिगत असमानताएं आपको देखना है तो आप जाकर के देखिए सर राजनीतिक में, थोड़ा सा राजनीतिक में, जैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा इन कीजिएगा ना तो जातिगत का ना बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, आप चाहे अगर यादव जाति से है, चाहे आपका कोई
आप काम करे चाहे ना करे, खूब यादव जी सब वोट देते हैं। हाँ ठीक है, चाहे आप दलित जाति से हैं तो आप काम करिए चाहे ना करिए, लेकिन सारे दलित के जो लोग रहेंगे ना वो आप ही को वोट देंगे सर। हाँ, अगर आप ब्राह्मण जाति से हैं तो जितने भी जनरल कास्ट के लोग हैं ना वो सारे आपके ही वोट देंगे। तो राजनीतिक जो है ना सर उसमें जातीय का बहुत ही असमानताएं हैं। ठीक है, हम एक्चुअली हम राजनीतिक में नहीं थे सर, बट हम अपना क्वेश्चन पे थे। ठीक है, कोई और गलत सेंस में मत समझ लेना, क्योंकि राजनीतिक से हम बड़ा ही दूर रहते हैं सर। कहता है भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा। नहीं बोलेगा आखिया फोड़ देंगे सर जी। देखो कहता है ना कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। भारतीय समाज जो है सर वो पूर्ण रूप से दो तरह में विभाजित हो गए हैं, एगो उच्च जाति, एगो पिछड़ी जाति। फिर कहता है कि राजनीतिक में सत्ता आज भी ऊंची जातियों के हाथों में है। राजनीतिक में अगर जाइएगा तो सत्ता आज भी जो है ना वो ऊंची जातियों के हाथों में है। फिर कहता है सर कि ऊंची जातियां शुरू से ही सुविधा संपन्न रहे हैं। ऊंची जातियां जो है सर, उच्च वर्ग के लोग जो जाति हैं, ऊंची जातियां जो है वो शुरू से ही सुविधा संपन्न रहे हैं। फिर कहता है सर कि खास तौर पर दलित जातियां सत्ता से हमेशा दूर रहा है। खास तौर पर दलित जातियां जो है सर वो सत्ता से हमेशा दूर रहा। फिर कहता है इस प्रकार भारत में पूर्ण रूप से जातिगत असमानताएं हैं। तो हमने क्या बोला सर, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगला सवाल की तरफ तो जरा आइए न जी, आइएगा सर। देखिए सवाल नंबर हमारा आते हैं 54 की तरफ। देखिए 54 नंबर सवाल थोड़ा देखिएगा ना तो आपको थोड़ा सा ना अंदर में ना थोड़ा सा कुछ होगा, कुछ होगा, मतलब प्यारे होगा रे भाई, क्योंकि मेरे पास नफरत होता नहीं है, क्योंकि नफरत का नाम एसके साइंस क्लासेस नहीं है सर, प्यार का नाम है, रिजल्ट का नाम है एसके साइंस क्लासेस। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना अगला सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या कहता है, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। अच्छा, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। विश्व बाजार क्या होता है, विश्व बाजार के स्वरूप को समझना है। देखो ये सामाजिक विज्ञान है सर, ये बीती हुई बातों है सर, इसको आप ना रटने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना तो सर जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन बुक रटाने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बुक है, लेकिन आपके पास पढ़ने की एक तरीका होनी चाहिए। एक देखो कहता है ना सर कि कॉन्सेप्ट क्लियर तभी रिजल्ट क्लियर। तो आप अपने अंदर ना अब कहोगे सर कि आपको सब कुछ याद है, नहीं भाई हमको सब कुछ याद नहीं, बस सिर्फ पढ़ने का एक तकनीक होता है, तरीका होता है। एक मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखनी चाहिए। बड़ा ही मतलब सबसे अहम भूमिका यही है सर। हाँ, पढ़ तो लिए बहुत कुछ, लेकिन याद है ये नहीं है, तो ये कैसे याद रहेगा, उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, हाँ ना। कहता है विश्व बाजार क्या है। देखो कहता है विश्व बाजार में मतलब होता है ना सर कि विश्व के कोई भी देश, विश्व में जितना भी देश है सर, वो वर्ल्ड में जितना भी देश है, कोई भी देश किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, बेच सकता है, वो विश्व बाजार के ही कारण बिकता है। ठीक है, आ जाना। इसको हम थोड़ी सी सर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास क्या टाइम है, क्योंकि आपके एग्जाम पास में है। हम तो बड़ा ही बेरोजगार आदमी है रे भाई, हमारा खूब टाइम रहता है। ठीक है, आ जाना सर। तभी तो कहोगे, पता है क्या, नहीं बोलेंगे सर। कहता है ना कि विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार जो है सर वो ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं, हमने क्या बोला, जहां पे विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। हमने क्या बोला, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से खींचना। हमने बोला सर कि विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम नागरिक के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। फिर कहता है सर भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई आदि, बहुत सारे हैं सर, आदि वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का सब स्वरूप, विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। भारत की राजधानी मतलब भारत की वित्तीय राजधानी बोला जाता है मुंबई को। ठीक है, क्योंकि मुंबई शहर जो है ना सर वो सपनों का शहर है। ठीक है, हाँ ना। थोड़ी सी सर एक बार हम लोग शिद्दत से देखते हैं, प्यार से देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर कि जो लोग इस चीज़ को नहीं लिख पाते हैं तो उनको लिखा लिखावट चाहिए।
अरे आपको लिखा लिखा हुआ चाहिए, यही ना। तो देखिए सर, आपके लिए ना एगो हमने व्हाट्सएप पे प्राइवेट ग्रुप बनाया है सर। हाँ, वो प्राइवेट ग्रुप में आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, जिसमें ज्वाइन होने के लिए सर ना आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन चाहे पेटीएम से। और पेमेंट करने के बाद आपको वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना है और मैसेज में लिख देना है व्हाट्सअप पे कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा। फिर जितना पिछला पीडीएफ जो होगा ना वो सबके पास भेजा गया होगा, वो आपके पास भी भेज दिया जाएगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस ग्रुप का सबसे खास बात तो ये है ना सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ठीक है, आपके पास मैसेज आएगा तो मेरा नंबर बन करके जाएगा सर, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना सर, ऐसा नहीं कि ये संदीप मास्टर ग्रुप में ज्वाइन कर दिया, ग्रुप का तो नाम ही नहीं दिख रहा है। नहीं सर, ये ब्रास्केट के थ्रू आपके पास पीडीएफ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है सर कि इस नंबर पे आपको कॉल करने के अलाउ नहीं है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो कॉल मत कर देना 2 बजे रात में थथना दिखाने के लिए, बकलोलन बहुत सारा लोग ऐसे करता है, लेकिन ये सब करना नहीं है सर। ठीक है, और फालतू का कॉल फालतू का मैसेज नहीं कीजिएगा सर, वरना टीम के लोग ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं रहता है। ठीक है, आ जाना सर। चलिए सर, आइए हम लोग इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। कहता है क्या, विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। विश्व बाजार के स्वरूप को समझाइए। हम नहीं जानते हैं कि विश्व बाजार का स्वरूप क्या होता है, आप उसे जरा समझाइए। आना तो कहता है क्या सर कि विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं, मेरे साथ बोलना, बोलो ना रे बाबा, भोरे भोरे कमल में घुसल है तुम लोग रे, हमको लगता है कि तुम लोग सुतले होगा। देखो इधर कहता है सर क्या, अच्छा कौन कौन लोग अभी तक सोए हैं। अच्छा एक बार एस लिख करके मैसेज कर देना। देखो भाई हम भी अभी तक सोए रहते हैं। हाँ आ जाना। कहता है क्या सर, बगलोला ऑफलाइन क्लास होता है अभी। ठीक है, आना। कहता है विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, इसको हम लोग कहते हैं सपनों की शहर। आना, वित्तीय राजधानी मुंबई आदि वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। तो विश्व बाजार का जो स्वरूप देखने को मिलता है ना सर, वो इसका मेन हाथ है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या होता है ना सर कि आम विदेश के कोई भी व्यापारी किसी भी देश में जाकर के अपना व्यापार कर सकता है। ठीक है, आ जाना। तो हमने क्या है, विश्व बाजार के स्वरूप को लिखो। तो विश्व बाजार वो बाजार को कहते हैं सर जहां विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं, विश्व के विभिन्न देशों की वस्तुएं, अमेरिका, भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूरोप, ये सब देश के विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई आदि वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व बाजार का स्वरूप देखने को मिलता है। चलिए आइएगा सर, हम लोग आते हैं 55 नंबर सवाल की तरफ। 55 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। और कहता है क्या सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे सपनों में आना सर। बाकी हमको गाने नहीं आता सर, मेरा गाना पे कुछ बोलना मत। ठीक है ये मजाक से कभी कभी गा देते हैं भाई। आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से हम लोग आते हैं। थोड़ा सा देखो भाई ठंडा लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, और ये हाथ जो है ना मेरा काम करना बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आ जाना, लेकिन टेंशन नहीं लेना सर, कंटेंट में दम रहेगा सर। ठीक है, और संदीप कुमार हमेशा ना जब आप लोग को देखता है ना तो हमेशा एनर्जेटिक हो जाता है सर। क्यों, देखो एनर्जी ना, अपने अंदर अगर एनर्जी भरना है ना सर तो हमेशा अपने काम से प्यार कर लो, हमेशा एनर्जेटिक रहोगे सर। आना कहता है सर क्या कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। अच्छा, कहता है सर कि बिहार में वन संपदा का वर्तमान स्थिति क्या है उसको वर्णन करना है। बिहार में जो अभी वर्तमान स्थिति में पेड़ पौधों की क्या हालात है उसको वर्णन करना है। हमने क्या बोला है कि बिहार में अभी वर्तमान स्थिति में पेड़ पौधों वन की क्या स्थितियां हैं, क्या हालात है, इसी को क्या करना है, वर्णन करना है सर। आना, थोड़ी से हम लोग आते हैं अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कहता है झारखंड से
अलग होने के बाद, झारखंड से अलग होने के बाद बिहार की वन संपदा काफी दयनीय स्थिति में आ गई है। हमने क्या बोला है सर? हम नहीं बोले, आपका सवाल का आंसर बोल रहा है सर। क्या बोल रहा है एक बार शिद्दत से आप लोग भी मेरे साथ बोलिए ना, जहाँ पे बैठे हैं वहीं से बोलिए ना। रे बाबा कितना लोग बाथरूम में, तो वहाँ से बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, पढ़ाई के लिए सर कोई जगह नहीं होती है, पढ़ाई के लिए सर कोई संस्कार नहीं होता सर, पढ़ाई के लिए कोई बेड की जरूरत नहीं होती सर, पढ़ाई के लिए कोई मोबाइल की जरूरत नहीं होती सर। बट अब तो मोबाइल की जरूरत होने लगा। पढ़ाई के लिए सर कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं होती सर, पढ़ाई के लिए एक इच्छा होनी चाहिए सर, आपके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए सर, आपके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए सर, आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए सर। बस समझ लो कि आपकी सफलता की रास्ता ऐसा ही खुल चुका है। ठीक है, आना कहता है सर कि झारखंड से अलग होने के बाद बिहार की वन संपदा काफी दयनीय स्थिति में आ गई है। कहता है बिहार में केवल 6,764.4 हेक्टेयर, बिहार में केवल 6,764.14 हेक्टेयर या 7.17 भाग पर अब वन संपदा बच गया है। अब सोचो, अगर आपसे पूछेगा सर कि बिहार में कितना प्रतिशत मतलब वन अभी है, तो 7.17% में। ठीक है, अगर हेक्टेयर में पूछेगा सर तो आपको 6,764 हेक्टेयर, ठीक है, इतना प्रतिशत भाग पर अब वन संपदा बच गया है। ठीक है, अभी कितना हेक्टेयर पे है वन संपदा बिहार में? तो 6,764.14%। ठीक है, 14 हेक्टेयर। अगर पूछेगा परसेंटेज में तो 7.17%। कहता है कि बिहार के लगभग 17 जिलों में वन समाप्त हो गई है। बिहार के लगभग 17 जिला, एक दो जिला नहीं सर, बिहार के लगभग 17 जिला, ओकरा में हमरो जिला साबित होगा आना सर। बिहार के लगभग 17 जिलों में वन समाप्त हो गई है। कुछ ही जिलों में वनों की स्थिति अच्छी है, कुछ ही जिलों में वनों की स्थिति अच्छी है। फिर कहता है सर कि शेष जिलों में वन के नाम पर झाड़ झरमुट बच गया है। अब देखो सर, बाकी जिले में वन के नाम पर, पेड़ पौधे के नाम पे झाड़ झरखुट बचा हुआ है, मतलब पेड़ पौधा का कोई सेवे नहीं कर रहा है, तो वहाँ का क्या होगा रे? कुछ नहीं ना होगा। हाँ, झाड़ झरखुट मतलब समझ ही होगा, ये बिहारी भाषा है। ठीक है, आना थोड़ी सी सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, अच्छी तरीका से देख लेते हैं। कहता है क्या कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करे। बिहार की वर्तमान स्थिति का वर्णन करे। हट, रुक जाओ, यहीं से देखो सर, कट गया। वर्णन करे। कहता है बिहार से झारखंड अलग होने के बाद, थोड़ी सी सर देखो यहीं से कट गया है, यहाँ के बाद लिखना करे। ठीक है, अब लिखना, इसको नीचे करके लिखना कि बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार की वन संपदा काफी दयनीय स्थिति में आ गई है। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार की वन संपदा काफी दयनीय स्थिति में आ गई है। बिहार में केवल 6,764.14 हेक्टेयर या फिर 7.17% भाग पर अब वन संपदा बच गया है। कितना परसेंट पर? 7.17% पर वन संपदा बच गया है। कहता है बिहार के लगभग 17 जिलों में वन समाप्त हो गई है। बिहार के लगभग 17 जिलों में वन समाप्त हो गई है, कुछ ही जिलों में वनों की स्थिति अच्छी है। फिर कहता है सर शेष जिलों में वन के नाम पे झाड़ झरकुट बच गया है। अगला क्वेश्चन आएगा सर, क्वेश्चन नंबर हमें 56 की तरफ। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना सर, थोड़ी सी देखो, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि आप अगर किसी भी काम को करते हैं ना सर, तो थोड़ी सी अगर शिद्दत से कीजिएगा ना, तो उस काम को करने में बड़ा मजा आएगा। उस काम के प्रति कुछ अच्छाई सोचिएगा ना, तो उस काम को करने में बड़ा मजा आएगा सर। ठीक है, आ जाना, वो बाकी हम देख लेते हैं। कहता है क्या सर कि ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग को वर्णन करें। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। सुन रहा है ना रे विनोद? देखो देखो देखो, पढ़ो जरा भाई, एग्जाम में अब टाइम नहीं है। ऐसा ना कि कल तुम लोग को एक और आदत अभी क्या लग जा रहा है कि तुम लोग सिर्फ रील देखते हो इंस्टा पे यूट्यूब पे, सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में कम ही टाइम में खूब मज़ा देता है ना रे।
मार मारेंगे बड़ा रे भाई। हाँ, सबका कनेक्शन मेरे दिमाग में फिट रहता है, ठीक है। इसलिए जो लोग अगर ये सब करते हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई पे ध्यान दे दो, क्योंकि यही आपको, आप पिछले 10 महीना क्या पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता है, अंतिम में 2 महीना आप क्या पढ़े हैं वो मायने रखता है सर रिजल्ट के लिए, ठीक है। रिजल्ट के लिए यही मायने रखता है, ठीक है। तो अभी से भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कहता है ग्राम पंचायतों के प्रमुख 4 अंगों को वर्णन करें। आना, पहला अंग क्या है सर? मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग, ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंगों को क्या करना है? वर्णन करना है। आज तुम लोग को मुखिया हम बनाइए देंगे, आ जाओ इन्हें। कहता है क्या सर? पहला अंग है मुखिया। कहता है प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। पर देखो यूपी में जो है ना सर, अभी भी मुखिया को प्रधान बोला जाता है। बिहार में तो मुखिया को मुखिया ही बोला जाता है, लेकिन यूपी चले जाओगे ना तो मुखिया को मुखिया नहीं बोला जाता है, प्रधान जी बोला जाता है, ठीक है। आना, तो क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या? मुखिया 1 नंबर में, यहाँ पे लिखना 1 नंबर में मुखिया। कहता है प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया होता है सर, पंचायत का एक मुखिया चुना जाता है। बिहार में तो पॉपुलर है मुखिया। आना, क्या होता है सर? एक मुखिया चुना जाता है, और मुखिया को सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए एक उप मुखिया चुना जाता है। जैसे मुख्यमंत्री को साथ देने के लिए एक उप मुख्यमंत्री चुना जाता है, जैसे अभी हमारे नीतीश चाचा जी है, फिर नीतीश भैया साथ दे रहे हैं, तेजस्वी भैया उनको साथ दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से है सर कि मुखिया जो चुना जाता है ना सर, मुखिया को साथ देने के लिए एक उप मुखिया चुना जाता है। अब ये उप मुखिया जो है ना, उसको चुनता है, ये उप मुखिया को चुनता है कौन? वार्ड सदस्य। गांव में जो वार्ड बनता है ना, वही वार्ड सब लोग वोट दे करके उप मुखिया को चुनता है, ठीक है। आ जाना सर। तो हमने क्या बोला है कि मुखिया 1 नंबर में लिखना है मुखिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। उप मुखिया को कौन चुनता है सर? वार्ड सदस्य चुनता है। आना, 2 नंबर में कहता है ग्राम सभा। 2 नंबर में क्या लिखना है? ग्राम सभा। कहता है पंचायत क्षेत्र के अंदर, पंचायत क्षेत्र के अंदर, पंचायत जो होता है ना सर, उस क्षेत्र के अंदर जिस स्त्री या पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है, ग्राम पंचायत के अंदर जो भी स्त्री या पुरुष की आयु, जो भी स्त्री या पुरुष की आयु, जो भी स्त्री या पुरुष की आयु है ना, स्त्री या पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं, वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं, वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं, वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं। कॉल काहे कर रहा है इतना तुम लोग रे? आ जाना। तो वो लोग जो है सर इसकी सदस्यता हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला है आपको? हमने बोला है सर कि ग्राम सभा कहता है पंचायत क्षेत्र के अंदर जिस स्त्री पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर जो भी स्त्री या पुरुष, तुम लोग के भी तो 18 साल से उम्र हो जाएगा ना पूरा, तो इसका सदस्यता तुम लोग ले सकते हो। कहता है पंचायत क्षेत्र के अंदर जिस स्त्री या पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं, इसकी सदस्यता हो सकते हैं। चलो आ जाना 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर में क्या है सर? 3 नंबर में आपका है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल, ठीक है। ये क्या है सर? ये है ग्राम रक्षा दल। ये क्या है? ग्राम रक्षा दल। कहता है ग्राम रक्षा दल क्या है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है यह गांव का एक पुलिस वास्तव होती है, व्यवस्था होती है। कहता है क्या कि यह जो होता है ये गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है सर। देखो ग्राम रक्षा दल, प्रत्येक ग्राम में सर मतलब चौक चौराहे पे थाना खोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रामीण लोगों की सेवा दे सके, ठीक है। आना सर। तो ये बोलता है सर कि ग्राम रक्षा दल, ये क्या है? रक्षा दल है, ठीक है। कहता है यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है। यह जो है ये गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है। वो बोला पुलिस मत समझ जाना, यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है। 18 से 30 वर्ष की युवक 18 से 30 वर्ष की युवक इसके सदस्यता हो सकते हैं। जिनका भी उम्र 18 से 30 साल के अंदर है, 18 से 30 के बीच में है, वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला है सर कि ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल क्या है? कहता है यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है। ये जो है वो गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है। 18 से 30 वर्ष की आयु युवक, 18 से 30 वर्ष की युवक इसकी सदस्यता हो सकते हैं। चलो आ जाना अगला है सर ग्राम कचहरी। अगला ग्राम कचहरी।
कहता है क्या कि यह ग्राम पंचायत का कहाँ गया, यह ग्राम पंचायत का, रुक जाओ, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है, रुक जाओ इसको काटो, ये कुछ नहीं, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है, यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है, यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिका कार्य को देखता है। देखो सर, ग्राम कचहरी जो होता है सर वो ग्राम के लिए एक न्यायालय है, ग्राम कचहरी जो होता है वो ग्राम के लिए एक न्यायालय है। यही बोला है सर कि यह ग्राम का न्यायालय हो, यह ग्राम का न्यायालय है, यह ग्राम का क्या है, न्यायालय है, यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिका कार्यों को देखता है। ये ग्राम पंचायत के अंदर किस कार्यों को देखता है, न्यायिका कार्यों को देखता है, कौन, ग्राम कचहरी, ठीक है। कहता है यह ग्राम पंचायत का न्यायालय है, यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिका कार्यों को देखता है, किस कार्यों को देखता है, न्यायिका कार्यों को देखता है। चलो आ जाना सर, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ आना, क्वेश्चंस नंबर इसको दोबारा देख लो। कहता है क्या सर, एक नंबर में देख लेना, जल्दी जल्दी देख लो, थोड़ी सी मेरे साथ बोलते चलना। ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंगों को वर्णन करें। पहला क्या है कि पंचायत मुखिया, कहता है प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसकी सहायता कौन करती है सर, थोड़ा जल्दी बोलना, उप मुखिया होता है। आना, कहता है ग्राम सभा क्या होता है, तो पंचायत क्षेत्र के अंदर जिस स्त्री या पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक है वो इसकी सदस्यता हो सकते हैं, ठीक है, ग्राम सभा की सदस्यता। अगर ग्राम रक्षा दल है ये, ठीक है, ये क्या है सर, ये आपको रक्षा दल है, ठीक है, आ जाना, ये आपको क्या है सर, ये रक्षा दल है, क्या है, ये आपको रक्षा दल है, ठीक है। कहता है यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था होती है, 18 से 30 वर्ष की युवक इसकी सदस्यता हो सकते हैं, ठीक है। आना, चौथा नंबर में ग्राम कचहरी, कहता है यह ग्राम पंचायत का इसको काट देना, न्यायक होता है, न्यायालय होता है, या ग्राम पंचायत का क्या होता है, न्यायालय होता है, यह ग्राम पंचायत के अंदर न्यायिका कार्यों को देखता है। चलो आ जाना अगले क्वेश्चंस की तरफ, 57 नंबर सवाल की तरफ आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। क्या कहता है 57 नंबर सवाल, कहता है ना कि भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को लिखे, भारतीय कृषि की 5 ऐसी विशेषता बताएं, भारतीय कृषि में 5 ऐसी विशेषताएं क्या करना है, बताना है आपको सर। देखो सबसे पहली बात, इस बात को थोड़ी सी सीरियस मूड में है सर, एकदम पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो, मौज करते रहो, मजाक होते रहेगा, ठीक है। आ जाना सर, हमने क्या बोला है कि भारतीय कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, 1 नंबर में आना, कहता है भारत की अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है सर, तो भारत के अधिकांश लोग जो है वो कृषि पे ही निर्भर है, 1 नंबर में लिखना। 2 नंबर में लिखना, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता है, और भारत की कृषि जो है सर वो अधिकांशतः किसान जो है वो वर्षा जल पर निर्भर रहता है, वर्षा की पानी होगा तभी वो कृषि होगा, वरना नहीं होगा सर। यहाँ मतलब नहर, पुल, पुलिया की सुविधा मतलब बहुत कम है सर, तो भारत के जो किसान होते हैं सर वो वर्षा जल पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और अगर हम लोग को बोलेगा ना जोर, तो हमको एक बात बता दें आपको, हम बिहार में ना, बिहार में जो दक्षिणी बिहारी है, इधर जो बिहारी है, मतलब क्या बोलता है इसको, जो गया, नवादा, जहानाबाद, बिहार शरीफ, ये सब शेखपुरा, जम्मू, ये सब जो मतलब हैं, ये सब गांव में ना, इधर के इलाके में ना, समरसेबुल घर में रहे चाहे ना रहे, लेकिन एक वो खेत में समरसेबुल जरूर रहेगा सर। काहे के लिए, खेत को पटाने के लिए सर, क्योंकि भारत जो कृषि प्रधान देश है, हम प्यासे रह सकते हैं बट जमीन को प्यासे नहीं रहने देंगे, ऐसे लोग सोचते हैं सर। इसीलिए कहता है ना कि भारत माता जो है ना सर वो गाँव में ही बसती है, शहर में तो इंडिया है सर, भारत माता तो गाँव में है सर, है ना। आ जाना, कहता है क्या सर 2 नंबर में कि सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता होना। आ जाना, 3 नंबर में आना सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, कहता है कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का नहीं बल्कि पुराने तरीकों का प्रयोग करना। देखो सर यहाँ क्या होता है ना कि मतलब भारत में कृषि उगाने के लिए ना सर कोई वैज्ञानिक तरीका का उपयोग नहीं करता है, पुराने तरीका का उपयोग करता है। भारत में कृषि करने के लिए सर, खेती करने के लिए पुराने तरीका का ही इस्तेमाल करता है। और तुम धान बोओ तो धान बोओ, गेहूँ बोओ तो गेहूँ बोओ, कोई नया तरीका का इस्तेमाल नहीं करता सर। तो यही हमने लिखा है कि कृषि के 3 नंबर में है, ठीक है, कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का नहीं बल्कि पुराने तरीकों का प्रयोग करता है, पुराने तरीका का प्रयोग करता है, कहाँ, भारत में, ठीक है। आना 5 नंबर में, कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। कृषि से ही बड़े बड़े उद्योग जो है, उस कल कारखाने जो है
वो ये कृषि से ही कच्चा माल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं सर 5 नंबर में कि कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। और 5 नंबर में वो आप बता दीजिएगा सर कि कृषि की और क्या विशेषता है, भारत में कृषि की और क्या विशेषता है। 5 नंबर में थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर कि 5वां क्या होगा। आपको जो दिल करे सर, आपकी आंखें के सामने जो कृषि से फायदा बुझाता है, जो कृषि में जो जो काम होती है सर, कृषि को लेकर के भारत के किसान जो होते हैं सर वो झेलते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो आप 5 नंबर में थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना, वरना नहीं करोगे ना सर, गलती ये करो लेकिन करो, वरना नू शायद यूँ नहीं होगा। हाँ हाँ ना। तो हमने क्या बोला है सर, जल्दी से एक बार फिर इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। हमने क्या बोला है कि भारत की कृषि, भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। पहला क्या है सर कि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। भारत के अधिकांशता लोग कहाँ निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। फिर कहता है सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता होना। भारत के किसान जो है ना सर वो सिंचाई के लिए कृषि पर निर्भर, वर्षा जल पर निर्भर होता है ना, वर्षा जल पर निर्भर होता है। फिर हमने क्या लिखा है सर कि कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का नहीं बल्कि पुराने तरीकों का प्रयोग करना। मतलब कृषि में जो है सर वो वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग नहीं करना बल्कि पुराने तरीका का प्रयोग करना, ठीक है। यही लिखा है कि कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का नहीं बल्कि पुराने तरीकों का क्या करना, प्रयोग करना। आना 4 नंबर में कहता है कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल की प्राप्ति करना। जो बड़े बड़े कल कारखाने खोले हैं, अगर वो किसान उनको कच्चा माल नहीं देगा तो वो कल कारखाना कल का कल बंद हो जाएगा सर, ठीक है। आना कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, आप थोड़ा सा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से एक बार बता दीजिएगा सर कि ये क्लास कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना सर, ठीक है, क्योंकि आज हम बड़ा थके हुए हैं, ठीक है। आना कहता है क्या सर अगला नंबर सवाल कि लेकिन आपका क्लास हम नहीं छोड़ेंगे सर, आपका क्लास हमने वादा किया सर कि 2 टाइम हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, किसी भी हालात में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे सर, एकदम आपका क्लास हम मिस होने नहीं देंगे सर, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या जैव विविधता किसे कहते हैं। कहता है किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवांशिक विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जैव विविधता कहते हैं। देखो नहीं बात को समझा होगा तुम लोग, हमको पता है कि तुम लोग इस बात को नहीं समझा होगा, लेकिन अब हम अपना तरीका से समझाते हैं। काहे नहीं समझेगा रे, अब जो सोच लो भाई कि मेरे यहाँ नहीं समझोगे ना तो कहीं नहीं समझेगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीके कुछ हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके दिल में भाता है, ठीक है सर। हाँ ना, हमने क्या बोला है सर, एक अब देखो। अच्छा एक बच्चा कमेंट के लिए था सर, क्या कमेंट, इसको बता देंगे बाद में, आ जाना। कहता है जैव विविधता किसे कहते हैं। कहता है किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या। क्या बोला है, किसी स्थान में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाए जाने वाली आनुवांशिक विभिन्नता को जैव विविधता कहते है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, ठीक है। बस आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ते रहिए और रिजल्ट की दुनिया में जलवा करते रहिए सर। क्योंकि देखो सर, बस मैं आपको इतना ही कहूँगा सर कि थोड़ा सा अब हमारा में कमी ये है सर कि अब थोड़ी सा स्पीड को हम बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ सवाल को हमको ज़्यादा कराना है सर, क्योंकि देखो अभी बस 1-2 दिन और थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट क्लास नहीं रुकेगा सर, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी टाइपिंग मास्टर जो न्यू है ना सर, थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन को टाइपिंग कर नहीं पाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन 1-2 दिन और बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लाएंगे, लेकिन फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का स्पीड बढ़ा देंगे। 3-3 घंटा 2-2 घंटे का क्लास हम स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है। बस आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सपोर्ट करते रहिए। बाकी आप लोग बता देना कि ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा सर तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर आपकी सपना है कि हमें भी अपनी गाँव टोले मोहल्ले का सपना पूरा करना है सर, टॉपर बनना है, तो इसकी साइंस क्लासेस से जुड़े रहिए, आपके हर सपना को करेगा साकार। बस थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस सर, थैंक यू।